नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट से आ रही है। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान B-737 लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में घिर गया। हादसे में विमान में सवार 14 यात्री और 3 कैबिन क्रू स्टाफ घायल हो गए, जिसमें 12 गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसने की वजह से कैबिन में रखे सामान गिरने लगे, जिसमें यात्रियों को चोटें आईं। ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा लिया गया। हादसे के बाद स्पाइस जेट ने मामले की जांच की, इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चले थे 4 बजे वहाँ से 5। अचानक क्या हो गया है सर? अचानक मतलब अप डाउन हो रहा था। अच्छा, फिर एक बैग ऐसा लगा था कि पलटी हो जाएगा। अच्छा, अब कहाँ जाने वाले थे? दुर्गापुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अकबर अंसार। नीचे उतारने का समय 3 बार झटका मारा था। अच्छा, जैसे गाड़ी में बम्पर लगता ना, उससे ज्यादा पैर टूटा है। तो पैर आप सीट बेल्ट लगाया था? लगा पैर। और इस घटना के बाद स्पाइस जेट ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि बोइंग B-737 विमान जो मुंबई से दुर्गापुर जा रहा था, वो लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। दुर्भाग्यवश कुछ यात्री चोटिल हो गए। इन सभी यात्रियों को तुरंत मेडिकल सुविधा दी गई। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर इस हादसे पर स्पाइस जेट ने खेद भी जताया और सभी घायल यात्रियों को हर संभव मेडिकल सुविधा की बात कही है। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी परिमल, जो सुबह से इस पर जानकारी दे रहे हैं। परिमल, सबसे पहले घायलों की बात करते हैं। इसमें कई अपडेट हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि 14 लोग घायल हैं। क्या जानकारी है? देखिए, इसमें जो हमारे पास जानकारी है उसमें 17 लोगों के घायल होने की खबर है। 14 यात्री हैं, 3 कैबिन क्रू के मेंबर हैं, यानी 17 लोगों की जानकारी आधिकारिक तौर पे हमें मिल पाई है कि ये लोग घायल हैं। इसमें 12 लोगों के गंभीर घायल होने की बात कही गई है, जिनको सिर में चोट है, स्टिचेस भी लगे हैं, स्पाइनल इंजरी की भी बात निकल कर आई है सामने में। लेकिन क्योंकि कल रात का यह वाकया है, तो अब दिन में अस्पताल से और चीजें निकल कर आ सकती है कि किस तरीके से घायलों की स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे, तब उसमें और चीजें निकल कर सामने में आएगी। लेकिन 12 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, 12 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर जो है वो फिलहाल है। कुल 17 यात्रियों के घायल होने की खबर है। इसमें सीधे तौर पर जो DGCA से बात हुई है, उसमें यह कहा गया कि इस मामले की जांच होगी और डायरेक्टर एयर सेफ्टी HN मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। वो सुबह दुर्गापुर के लिए निकल भी गए हैं, जहां पे ये पूरा वाकया सामने में निकल कर आया है, जहां पे लैंडिंग की बात थी और एयर टर्बुलेंस की बात सामने में निकल कर आई है। सेफ लैंडिंग भी हुई है, लेकिन सेफ लैंडिंग के दौरान ही कई लोग और यात्री जो है वो घायल भी हुए हैं। तो यात्री जो है वो घायल हुए हैं, वो भी देखने की बात होगी। तो जांच का विषय है, DGCA अपनी तरफ से जांच करेगा और जांच के बाद भी फाइंडिंग्स भी निकल कर सामने में आएगी। और जो जांच को लेकर आप खबर दे रहे हैं परिमल, HN मिश्रा जो एयर सेफ्टी के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे। इस बारे में और क्या अपडेट है? देखिए, आमतौर पे जब भी कोई ऐसा अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, कभी भी जिसमें जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जो रूटीन में ऐसी चीजें कभी निकल कर नहीं आती है, जब यात्री घायल हो रहे हैं, फ्लाइट में हैं, टर्बुलेंस तो आमतौर पे आता रहता है, लेकिन आखिर उसकी क्षमता कितनी थी कि फ्लाइट के अंदर भी इस तरह से पूरा वाकया हुआ, तो चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ती है। पहले भी हमने देखा कि जब भी कोई अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, जो आमतौर पे रूटीन वाली चीजें नहीं होती, उसमें DGCA अपनी तरफ से इनिशिएट करता है और इस मामले को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि अगर कहीं पे कोताही हुई है तो जिम्मेदारी भी तय की जाए और एक फाइंडिंग्स भी निकल कर आती है। इस मामले में वही हुआ है कि हमने सुबह ये बात भी देखी कि कई जगहों पे ये भी कोट आया कि 40 के आसपास यात्री घायल हुए हैं। अब ये हमारे पास खबर आ रही है कि 17 यात्री घायल हुए हैं। आमतौर पर जब विमान में कोई यात्री सवार होता है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो कंपनी है, जो विमान उड़ाने वाली कंपनी है, उसकी भी है और DGCA भी इस बात को लेकर रेगुलेटर के तौर पे इंश्योर करता है कि किसी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए यात्रियों को लेकर।
तो अब जांच में निकल कर आएगा कि कहां पे क्या आखिर गड़बड़ी हुई। अगर गड़बड़ी हुई है तो जिसके बाद ये पूरा वाकया सामने में निकल कर आए तो उसकी फाइंडिंग्स भी उम्मीद करनी चाहिए कि 2-3 से 4 दिन में आ जानी चाहिए फाइंडिंग्स की क्या कुछ निकल कर आ रहा है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पे हो सकता है कि आज शाम में भी चीजें निकल कर आए कि कहां पे क्या कुछ हुआ, जिसके बाद जो यात्री हैं स्पाइस जेट में जो सवार यात्री थे वो घायल हुए हैं। तो ये एक इंश्योर करने की कोशिश होती है रेगुलेटर की तरफ से कि कहीं पे कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाए, तो उसी के बिहाफ पे ये जो है वो इंक्वायरी भी की जाएगी। बिल्कुल, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि तूफान में फंसने की वजह से टर्बुलेंस हुआ और लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, जिसमें 14 यात्री और 3 कैबिन क्रू यानी 17 लोग घायल हुए हैं। कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की भी बात कही गई है। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन का मामला जो है वो लगातार वो उससे रोज खबरें आ रही हैं। गिरफ्तारी भी हुई है, एक बड़ी हवाला कारोबार से जुड़े एक शख्स शमीम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ईस्ट दिल्ली से हुई है। शमीम हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला कारोबार के जरिए विदेश भेजता था। अब तक ड्रग्स कनेक्शन के मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, शाहीन बाग ड्रग्स केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, क्या नई खबर है? देखिए, इस मामले में अब कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो 5वां आरोपी है वो शमीम है। शमीम को एनसीबी की टीम ने पूर्वी दिल्ली इलाके से पकड़ा है और शमीम पर आरोप यह है कि ये हवाला का कारोबार करता है और जो हेरोइन अफगानिस्तान से आती थी उसको बेचकर जो पैसे मिलते थे वो सारा पैसा हवाला के जरिए ये दुबई में हैदर नाम के शख्स को भेज रहा था और हैदर ही इस पूरे सिंडिकेट को चलाता है। तो करीब 2 साल से ये काम कर रहा था। हालांकि इसके पहले ये आरती था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये हवाला के कारोबार में था। तो इसके काफी सारे लिंक्स मिले हैं और ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी कई हवाला कारोबारियों के ये संपर्क में था। तो इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले 2 अफगानी नागरिक पकड़े गए थे भोगल से, जबकि दिल्ली के शाहीन बाग से शाहिद नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया था, जबकि कैराना से अजीम अहमद नाम का शख्स पकड़ा गया था। तो कुल 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शाहीन बाग इलाके में घर से करीब 300 करोड़ की हेरोइन मिली थी, 30 लाख रुपए कैश मिले थे और नोट गिनने की मशीन के अलावा 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। तो कुल मिलाकर काफी बड़ी बरामदगी है और इसको लेकर लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया मुकेश। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कल दिन भर महाराष्ट्र की 3 खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। पहली एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद की रैली थी, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया। दूसरी उद्धव ठाकरे की लोकसत्ता अखबार को दिए गए इंटरव्यू की चर्चा रही, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तीसरी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी रैली की। उन्होंने मुख्यमंत्री के हिंदुत्व पर सवाल उठाया और कहा कि जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया तब आप कहां थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर हमले किए। साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठाया। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा अचानक नहीं आया, मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा तो उनके सामने हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर उतर सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मंदिर से लाउडस्पीकर उतरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद से लाउडस्पीकर जरूर उतरना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज गड्ढे में जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की क्या हालत कर दी। मेरे 2 भाषण क्या हो गए, आप लोग तड़पने लगे। लाउडस्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाउडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही।
परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? आज तारीख 1 आहे. उद्या तारीख 2 आहे. तीन तारखेला ईद आहे. त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर बड़ा हमला किया. लोकसत्ता अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मराठी के बाद अब हिंदुत्व का खेल चल रहा है. हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हमने ऐसे भोंपू वाले खूब देखे हैं. ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं. झंडे को इतनी बार बदलना क्यों पड़ता है? और अपने अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं. हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं है. हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए. ये उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से पहले उन्होंने हमला किया था. राज ठाकरे लोकसत्ता अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलते हुए कहा कि वो किसी एक दल के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं. जहां उनसे देश के दुश्मनों से लड़ने की उम्मीद की जाती है वहां वो अपने पार्टी के दुश्मनों से लड़ रहे हैं. दूसरी पार्टियों के पीछे ईडी लगाने के बजाय हिम्मत है तो एक बार चीन से मुकाबला करके दिखाएं. मध्य प्रदेश के खरगोन में आज और कल पूरी तरह कर्फ्यू लगा हुआ है. प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए कर्फ्यू लगाया है. इस फैसले से पहले प्रशासन ने जिले में शांति समिति की बैठक की और ईद और परशुराम जयंती के मद्देनजर यह फैसला लिया. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो ईद के दिन अपने घरों में ही नमाज अदा करें. इससे पहले कल लोग खरीदारी कर सकें इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है. आपको बता दें कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगा है और हालात को देखते हुए बीच बीच में छूट देती जा रही है. और खरगोन में ये मामला जब से रमजान शुरू हुआ तकरीबन उस समय से ही शुरू है. कुछ हिंसा की भी खबरें आई थी और इसके बाद लगातार कर्फ्यू लगता रहा है. सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई ताकि लोग खरीदारी कर सकें और ईद मना सकें. 2017 में 27 आदिवासी बहुल सीटों में 15 पर कांग्रेस और 9 पर बीजेपी जीती. 2017 में आम आदमी पार्टी गुजरात में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई. आम आदमी पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. लेकिन 2021 में स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सभी 182 सीटों पर लड़ने की घोषणा की. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल और पंजाब में हाल में बनी सरकार के मॉडल की बात की. साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री को भी चुनौती दी. पहले यही हाल था. ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी. जब तक इन पार्टियों की सत्ता ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी. लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपको रोजगार. गुजरात में 1995 से बीजेपी की सरकार है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि अगर वो बीजेपी को नहीं भी हरा पाती है तो वो कांग्रेस को नंबर 2 की उसकी पोजीशन से हटाकर खुद के लिए जगह बना सके. नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए. कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई उसके जख्म साल भर बाद भी हरे हैं. राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 700 बच्चे अनाथ हुए हैं जिनके माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई. 600 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मां पिता में किसी एक को खो दिया है. ऐसे में जो घर का बड़ा बच्चा है उसे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए आगे आना पड़ रहा है.
राजस्थान में बूंदी के दलेलपुर गांव में जिंदगी उन बच्चों के लिए अब कभी पहली जैसे नहीं होगी जिन्होंने पिछले साल कोरोना में अपनी मां राम प्यारी को खो दिया। बच्चों के पिता की 2015 में ही कैंसर से मौत हो चुकी है। राम प्यारी परिवार में अकेले कमाने वाली थी। उनकी मौत के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी उनके 24 साल के बेटे दुर्गालाल पर आ गई है, जो मजदूरी करके अपने भाई बहन का खर्चा चला रहा है। 2015 में सर हमारा पापा एक्सपायर हुआ, जब वहाँ को वो ब्लड कैंसर की बीमारी जी सर, जो उस टाइम पे हमारी मम्मी ने 2.5-2 लाख रुपया लिया था, और मिलर लिया था, मतलब उधार ही लिया था वो सर। जब वो हमारी मम्मी मजदूरी करे जी सर, मजदूरी करता कभी बीमार रहे जी, कभी न रहे जी, अच्छा चलता ये 2021 में कोरोना आई जी, हमारी मम्मी की डेथ होगी जी। के बाद में 2 बाण भाई जी, दोनों बाण भाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही सर, मजदूरी कर रही है, पेट पालन कर रही है सर। परिवार का कहना है कि सरकार से इस साल फरवरी में 30,000 रुपए की मदद मिली है, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी चिंता कर्ज है, जो पिता के इलाज के लिए 2015 में लिया गया था। इन्होंने पिछले साल मई में मां के इलाज के लिए भी कर्ज लिया। अब कुल कर्ज 4 लाख रुपए का हो गया है, जो इनके लिए चुकाना लगभग नामुमकिन है। 2021 में कोरोना के तहत मम्मी की मृत्यु हो गई, तो मम्मी की मृत्यु होने के बाद जो गांव वाले थे उन्होंने सहयोग किया, जो भी उनसे सहयोग हुआ, जो सहयोग किया, और उसके बाद सरकार से अभी तक जो इनको सहायता मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली। आरती और उसके 10 साल के भाई के सपने हैं और वो उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत देखकर उन्हें भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। मेरे खेलने की बहुत इच्छा है, भाग लेने की खेल कूद में। मैं राज्य स्तर पे भी गई हूँ खेलने और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि मम्मी की 2021 में डेथ हो गई थी, पापा की 2015 में हो गई थी, इसलिए भैया मजदूरी का काम करते हैं। सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए 2,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद की बात कही थी, लेकिन इन परिवारों के लिए उसे हासिल करना आसान नहीं है। भले ही महामारी खत्म हो गई हो, लेकिन इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और लेते हैं हर चुनौती के लिए तैयार रहने की बात कही है जनरल मनोज पांडे ने। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है और तीनों जो सेना के अंग हैं वो मिलकर देश की रक्षा करेंगे। थल सेना के 29वें प्रमुख जनरल मनोज पांडे 12 लाख सैनिकों वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना की कमान संभालने के बाद उन्हें साउथ ब्लॉक में पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल मनोज पांडे ने दावा किया कि सेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ऐसे समय कमान संभाली है जब सीमा पर चीन के साथ विवाद 2 साल से जारी है और पाकिस्तान आतंकियों के घुसपैठ कराने में लगा हुआ है। आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे आगे कई चुनौतियां हैं। हर संभव चुनौती का सही मायने में सामना करना हमारी स्थल सेना का काम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए थल सेना अध्यक्ष के गार्ड ऑफ ऑनर में वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। जनरल पांडे ने साफ किया कि सेना के तीनों अंग भविष्य की चुनौतियों का सामना मिलकर करेंगे। हमारी स्थल सेना बाकी सिस्टर सर्विसेज के साथ पूरे समन्वय, सहयोग और सामंजस्य से हम तीनों मिलकर इन चुनौतियों का और हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। जनरल मनोज पांडे पहले थल सेना अध्यक्ष हैं जो सेना की इंजीनियरिंग कोर्स से हैं। 1982 में सेना में कमीशन लेने वाले जनरल पांडे के पास 4 दशक लंबा अनुभव है। सेना अध्यक्ष बनने से पहले वो पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
नए सेना प्रमुख के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। चीन से लगी सीमा पर तनाव बना हुआ है, वहीं पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के चलते सैन्य संसाधनों की आपूर्ति भी संकट बढ़ा सकती है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का जो विमान B737 लैंड कर रहा था, उस दौरान उससे ठीक पहले तूफान में वो घिर गया। एयर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण यहां पर जो है बहुत सी सामान जो है वो हिलते दौरान लोगों के ऊपर आकर गिरा। विमान में सवार जो 14 यात्री हैं और 3 केबिन क्रू स्टाफ वो घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसने की वजह से एयर टर्बुलेंस जब इतना ज्यादा हो गया, केबिन में जो रखा हुआ सामान था गिरने लगा। यात्रियों पर जब गिरने लगा तो उन्हें काफी चोटें आ गई और ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया गया एयरपोर्ट पर। हादसे के बाद स्पाइस जेट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चले थे 4 बजे वहाँ से 5। अचानक क्या हो गया है सर? अचानक मतलब अप डाउन हो रहा था। अच्छा, फिर एक बैग ऐसा लगा था कि पलटे हो जाएगा। अच्छा, अब कहाँ जाने वाले थे? दुर्गापुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अकबर अंसारी। नीचे उतारने का समय 3 बार झटका मारा था। अच्छा, जैसे गाड़ी में बम फट लगता ना, उससे ज्यादा पैर टूटा है। तो पैर आप सीट बेल्ट लगाया था? लगा पैर। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और जो यात्री सवार थे उनका हाल भी सुन सकते हैं। यहाँ स्पाइस जेट की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि B737 विमान जो मुंबई से दुर्गापुर जा रहा था, वो लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। दुर्भाग्यवश कुछ यात्री चोटिल हो गए। इन सभी यात्रियों को तुरंत मेडिकल सुविधा दुर्गापुर एयरपोर्ट पर दी गई। इस हादसे पर स्पाइस जेट को खेद है और सभी घायल यात्रियों को हर संभव मेडिकल सुविधा दी जा रही है। अपराध में बीजेपी के एक पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई। उस पर 2017 में अपने ही एक गांव में एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा। यही नहीं, ये भी आरोप लगा कि उसने लड़की के पिता को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अगस्त 2019 में उन्नाव के डीएम के दफ्तर के बाहर एक लड़की और उसकी मां ने आत्मदाह की कोशिश की। उनका आरोप था कि लड़की के साथ गैंग रेप के किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। दिसंबर 2019 में 23 साल की एक महिला को जलाकर मार दिया गया। जलाने के आरोपी पर मारी गई महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। उन्नाव से गौरव शर्मा के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अगली खबर दिल्ली से, जहां शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हवाला कारोबार से जुड़े एक शख्स शमीम को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ईस्ट दिल्ली से हुई है। शमीम हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला कारोबार के जरिए विदेश भेजता था। अब तक ड्रग्स कनेक्शन मामले में कुल 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। 300 करोड़ की कीमत की हेरोइन और 30 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था छापेमारी के दौरान। राज ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर का मुद्दा अचानक नहीं आया है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरेगा तो उनके सामने हम लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर उतर सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं उतर सकता। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मंदिर से लाउडस्पीकर उतरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्जिद से लाउडस्पीकर जरूर उतरना चाहिए। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज गड्ढे में जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की क्या हालत करके रख दी है, यहां पर वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 2 भाषण क्या हो गए, आप लोग तड़पने लगे। लाऊडस्पीकर हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नव्हे।
आणि लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं. महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही. परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? आज तारीख 1 आहे. उद्या तारीख 2 आहे. तीन तारखेला ईद आहे. त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर एक बड़ा हमला किया. लोकसत्ता अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मराठी के बाद अब हिंदुत्व का खेल चल रहा है. हमें ऐसे खेल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हमने ऐसे भोंपू वाले खूब देखे हैं. ये जन से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं. झंडे को इतनी बार क्यों बदलना पड़ता है? अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं. हमें हिंदुत्व का डंका बजाने की जरूरत नहीं है. हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए. साल कोरोना की इसी दौरान जो है दूसरी लहर चल रही थी और जो तबाही हुई उसके जख्म 1 साल बाद भी हरे हैं. राजस्थान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 700 बच्चे अनाथ हुए हैं जिनके माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई. 600 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता में किसी एक को खो दिया. ऐसे में जो घर का बड़ा बच्चा है वो उसे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए आगे आना पड़ा. देखते हैं रिपोर्ट. राजस्थान में बूंदी के दलेलपुर गांव में जिंदगी उन बच्चों के लिए अब कभी पहली जैसे नहीं होगी जिन्होंने पिछले साल कोरोना में अपनी मां राम प्यारी को खो दिया. बच्चों के पिता की 2015 में ही कैंसर से मौत हो चुकी है. राम प्यारी परिवार में अकेले कमाने वाली थी. उनकी मौत के बाद अब परिवार की जिम्मेदारी उनके 24 साल के बेटे दुर्गालाल पर आ गई है, जो मजदूरी करके अपने भाई बहन का खर्चा चला रहा है. 2015 में सर हमारा पापा एक्सपायर हुआ जब वहाँ को वो ब्लड कैंसर की बीमारी जी सर. जो उस टाइम पे हमारी मम्मी ने 1.5-2 लाख रुपया लिया था. और सो मिलर लिया था, मतलब उधार ही लिया था वो सर. जब वो हमारी मम्मी मजदूरी करे जी सर. मजदूरी करता करता कभी बीमार रहे जी, कभी न रहे जी. अच्छा चलता चलता ये 2021 में कोरोना आई जी. हमारी मम्मी की डेथ होगी जी के बाद में 2 बाण भाई थे. दोनों बाण भाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही सर. मजदूरी करिए, पेट पालन कर रही हूँ सर. परिवार का कहना है कि सरकार से इस साल फरवरी में 30,000 रुपए की मदद मिली है, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी चिंता कर्ज है जो पिता के इलाज के लिए 2015 में लिया गया था. इन्होंने पिछले साल मई में मां के इलाज के लिए भी कर्ज लिया. अब कुल कर्ज 4 लाख रुपए का हो गया है जो इनके लिए चुकाना लगभग नामुमकिन है. 2021 में कोरोना के तहत मम्मी की मृत्यु हो गई. तो मम्मी की मृत्यु होने के बाद जो गांव वाले थे उन्होंने सहयोग किया, जो भी उनसे सहयोग हुआ, जो सहयोग किया. और उसके बाद सरकार से अभी तक जो इनको सहायता मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिली. आरती और उसके 10 साल के भाई के सपने हैं और वो उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत देखकर उन्हें भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे. मेरे खेलने की बहुत इच्छा है, भाग लेने की खेल कूद में. मैं राज्य स्तर पे भी गई हूँ खेलने और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की बहुत स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि मम्मी की 2021 में डेथ हो गई थी, पापा की 2015 में हो गई थी. इसलिए भैया मजदूरी का काम करते हैं. सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए 2,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद की बात कही थी, लेकिन इन परिवारों के लिए उसे हासिल करना आसान नहीं है. भले ही महामारी खत्म हो गई हो, लेकिन इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई है. जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया.
और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि बिना अनुमति के कोई विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल नहीं कर सकता और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी। गाजियाबाद में भी धारा 144 लगा दी गई है। तो नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगह पर धारा 144 लगा दी गई है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ। रवीश, यहां पर धारा 144 नोएडा में लगाई गई है, गाजियाबाद में भी। आपसे ये समझना चाह रहे हैं, अभी स्कूल तो खुले हुए हैं, क्या स्कूल भी बंद किए जाएंगे? क्योंकि 31 मई तक अगर ये धारा 144 लगाई गई है, विरोध प्रदर्शन पर भी रोक है, नमाज अदा नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं। केसेस अचानक कितने बढ़े कि ये फैसला लिया गया? जी देखिए जया, अगर यूपी की बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 270 नए केस आए हैं कोरोना के, और इन 270 नए केसेस में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में आए हैं। इसमें 117 केसेस आए हैं और गौतम बुद्ध नगर के बाद में गाजियाबाद में 55 केसेस आए हैं, लखनऊ में 26 केसेस आए हैं और आगरा में 15 केसेस आए हैं। तो इसी के चलते गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में दोनों में धारा 144 लागू है। 31 मई तक नोएडा में लागू है धारा 144 और 10 जून तक गाजियाबाद में है। अभी हमारी कुछ लोगों से प्रशासन की बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि स्कूल जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे। हाँ, स्कूल में प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि किसी भी जगह पर हम भीड़ को जो है वो इकट्ठा नहीं होने देंगे और कोविड प्रोटोकॉल का हर जगह पालन हो, सख्ती से पालन हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। यहाँ धारा 144 जब लगी होती है तो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। स्कूल अगर खुले रहेंगे, एग्जाम वहां पर चल रहे हैं, तो उसको लागू कैसे कराया जाएगा? देखिए, स्कूल में ये कहा गया है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो, ये सुनिश्चित करवाया जाए। अंडरटेकिंग ली गई है कई सारे पब्लिक स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से, कि वो सुनिश्चित करवाएं कि बहुत ज्यादा संख्या में एक जगह पर छात्र न हो और अगर छात्र जाएं भी तो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन हो और मास्क जो है वो पहने रहें छात्र। तो कोविड प्रोटोकॉल का अगर लगातार पालन हो रहा है तो प्रशासन का कहना है कि फिर स्कूल बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जब भी केसेस आएंगे तो बैठक लेकर फिर जो है वो हालात पर नजर रखी जा रही है, फिर जैसे हालात बनेंगे फिर वैसा कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्कूल बंद होने की अभी कोई आशंका नहीं है, संभावना नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश रंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो नोएडा और गाजिया में धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। हालांकि जैसे कि हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे हैं, स्कूल अभी खुले रहेंगे। बच्चों को और तमाम स्टाफ को यहाँ पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हुए हैं। जम्मू में 12 से ज्यादा गुर्जर और बकरवाल परिवार इस बार अपनी ईद खुले आसमान के नीचे मनाने को मजबूर है। जनवरी में जम्मू विकास प्राधिकरण की ओर से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान ने उन्हें बेघर कर दिया। इन घुमंतू परिवारों का दावा है कि वो 1947 में भारत की आजादी के पहले से ही इस जगह पर रह रहे हैं और ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर गए हुए हैं। यूरोप का दौरा है, यहाँ जर्मनी, यहाँ बर्लिन वो पहुंच चुके हैं, डेनमार्क और फ्रांस भी वो जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बर्लिन पहुंचने की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनको संबोधित करेंगे और ये 3 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें फ्रांस भी जाएंगे, डेनमार्क भी जाएंगे और इस वक्त वो जर्मनी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, उनके अभिवादन के लिए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री यूरोप दौरे पर।
तो एक बार फिर रुक करते हैं उसी खबर का जो कि जम्मू से है, जहां 12 से ज्यादा गुर्जर और बकरवाल परिवार इस बार ईद जो है खुले आसमान के नीचे जो है मजबूर हैं मनाने को, क्योंकि जनवरी में जम्मू विकास प्राधिकरण की ओर से जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था उसमें वो बेघर हो गए थे। इन घुमंतु परिवार का ये कहना है कि 1947 में भारत की आजादी के पहले से ही इस जगह पर रह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर जानबूझकर उन्हें निशाना बनाने का आरोप भी लगाया है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डरना नहीं मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। सैफ अली के 2 घर थे, लेकिन अब वो बेघर हैं। पिछले 4 महीने से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। 80 साल के इस बुजुर्ग आदिवासी का घर 11 जनवरी के अतिक्रमण हटाओ अभियान में गिरा दिया गया। तब से ही उनके लिए रोज की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। यहाँ 12 से ज्यादा गुज्जर और बकरवाल परिवारों का यही हाल है। वो अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। हम यहाँ 1947 से भी पहले से रह रहे हैं। राजस्व के रिकॉर्ड 1978 से है। 2008 में रोशनी योजना के तहत मैंने 6,75,000 रुपए जमा किए थे। मेरे पास सभी दस्तावेज है। जब मैंने दस्तावेज पुलिस को दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे तब तक हिरासत में रखा जब तक मेरा घर ढहा नहीं दिया गया। जम्मू में अतिक्रमण हटाने का ये अभियान दिल्ली और मध्य प्रदेश के ऐसे ही अभियानों से काफी पहले चला था। जम्मू विकास प्राधिकरण का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ये अभियान था। हालांकि वो मानते हैं कि ये आदिवासी इस इलाके में बहुत सालों से रह रहे हैं। जम्मू विकास प्राधिकरण के उपाध्याय पंकज मगोत्रा ने कहा कि हमने अवैध घरों को गिराया, लेकिन हमने इन आदिवासियों को उस जगह से अभी हटाया नहीं है। हम मामले का एक सौहार्दपूर्ण हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 75 साल पहले विभाजन का दंश झेल चुके सैफ अली के भाई अब्दुल अजीज का कहना है कि ऐसे तो उनके साथ 1947 में भी नहीं हुआ था। 80 साल से ऊपर के इस बुजुर्ग ने अपना घर गिरने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। कुछ हमारे साथ 47 में भी नहीं हुआ, कैसा अभी आप करने लगे हो हमारे साथ। हम बेबस हो गए जनाब, हमारी कोई नहीं सुनाई हुई आज तक। जम्मू के इस रूपनगर इलाके में इन बेघर आदिवासियों के वकील का कहना है कि उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आसपास ही रहने वाले ताकतवर लोगों, जिनमें कई नेता भी शामिल हैं, उनके बड़े बड़े घरों को बुलडोजर ने छुआ तक नहीं। एक तबके के साथ अलग व्यवहार और सैफ अली के साथ अलग, ये सेलेक्टिव है। वो गरीब है इसलिए उन्हें चुना गया है। And they have been picked up for hostile discrimination because they are the poor nomads. दरअसल बुलडोजरों की सियासत जम्मू के इस इलाके से शुरू हुई जब जनवरी में यहाँ ट्राइबल्स के मकानों को ढहा दिया गया। तब से ये बेघर ट्राइबल्स धरना पे बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, एक छत मांग रहे हैं जहाँ वो रह सके। जम्मू से कैमरामैन आमिर के साथ नजीर मसूदी, NDTV।